चलो अभी आपकी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। कल कुछ बेसिक बातें हम लोगों ने क्लास में डिस्कस की थी। जैसे पहली बात तो मैंने कल आपको ये बताया था कि प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में आपका सिलेबस क्या रहेगा, है ना। किन किन बिंदुओं पर आपको चर्चाएं करनी है, मैंने मेन में टॉपिक आपको लिखाया होगा। उनके अंदर के काफी डिटेल्ड डिस्कशन आपको मिलने वाले हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात एक ये है कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में आपका फर्स्ट चैप्टर बन के आता है, जिसको आप कहते हैं हिंदी में पाषाण काल, और इंग्लिश में आप उसको क्या कहते हैं, स्टोन एज कहते हैं। तो पाषाण काल को आपको कैसे पढ़ना है ना, उसका क्या उद्देश्य है, ये बेसिक बातें कल मैंने आपके सामने रखी हैं। कल मैंने आपको ये भी बताया कि जो आपके पुरातात्विक विद होते हैं, उनके और इतिहासकारों के बीच में संबंध क्या होते हैं, आखिरी इतिहास की वैज्ञानिक परिभाषा क्या हो सकती है, और इतिहास का पिता आप किसे कहते हैं और उसके पीछे की सही वजह क्या है। ये तमाम प्रकार की बेसिक बेसिक बातें हमने कल कर ली हैं। अब देखिए आगे जो आपको बढ़ना है, तो चैप्टर तो आपके सामने ओपन होकर के आगे कि चैप्टर आपका क्या बनेगा, पाषाण काल आपका बनेगा, स्टोन एज आपका बनेगा। अब आज हमें जिस बिंदु को सबसे पहले उठाना है वो आपका बनता है ये। आप एक हेडिंग बनाएंगे, स्ट्रक्चर है अपने आप में ये। आप कहेंगे कि पाषाण काल का वर्गीकरण। पाषाण काल का वर्गीकरण, ठीक है, कैसे किया जाएगा ये आपको समझना है। पाषाण काल का वर्गीकरण 20 में बनेगा बेटा ये स्ट्रक्चर। पाषाण काल का वर्गीकरण, ठीक है। अब देखिए पाषाण काल का जो आपका वर्गीकरण है, अगर हम देखें तो किस तरीके से आपके सामने आता है, तो आप ऐसे इसको बनाएंगे। 3 तरीके से आपके सामने आएगा मोटे तौर पर। इसकी वजह मैं अभी आपको बताऊंगा। सारा डिस्कशन आपके सामने आने वाला है। पाषाण काल का जो एक खंड है उसको हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। और इससे आपको बिल्कुल भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सारी बातें अभी आपको बताने जा रहा हूं। एक होगा आपका पूरा पाषाण काल। इसके बाद का जो आपका मुख्य कालखंड आपको मिलेगा, आप उसको कहेंगे मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। और सबसे अंतिम में जो आपको मिलेगा उसको आप क्या कहते हैं, नव पाषाण काल। उसको क्या कहा जाता है, नव पाषाण काल कहा जाता है। आप साथ साथ बनाते रहें, नव पाषाण काल। क्योंकि मेंस में स्ट्रक्चर बनाने आपको आने चाहिए, इसलिए क्लास में कुछ टॉपिक ऐसे उठेंगे जिनको आपको केवल स्ट्रक्चर के माध्यम से ही समझना पड़ेगा। आगे आप इस चीज को और बढ़ाएंगे तो आपका जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल को भी आगे बांटा गया 3 तरीके से। ठीक है। इसको एक होता है जिसको हम कहते हैं निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल। एक होता है जिसको हम कहते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल। एक रहेगा जिसको हम कहेंगे उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है। आप पहले तो इसको बना लेंगे। ये पाषाण काल का एक क्लासिफिकेशन है, यानी कि पाषाण काल का एक वर्गीकरण है। मोटे तौर पर आप देखेंगे तो पाषाण काल का जो वर्गीकरण है 3 तरीके से आपके सामने आता है। पहला फेस होगा आपका पुरा पाषाण काल, सेकंड वन क्या बनेगा आपका मध्य पाषाण काल, और लास्ट वन क्या बनेगा आपका नव पाषाण काल। इसको इंग्लिश में पैलियोलिथिक एज कहा जाता है, इसको इंग्लिश में मेजोलिथिक एज कहा जाता है, और इसको इंग्लिश में न्यूलिथिक एज कहा जाता है। अब सबसे पहले आपको ये बताना है, अगर कोई आपसे पूछे कि भी पाषाण काल का जो वर्गीकरण आपने 3 प्रकार से किया है, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, इस वर्गीकरण का आधार क्या है, कोई ना कोई तो आधार होगा। इस वर्गीकरण का आधार क्या है, अगर कोई आपसे पूछता है तो आपका जो प्रतिक्रिया है वो क्या आनी चाहिए, इस वर्गीकरण का आधार क्या है। अब देखो कई बार क्या होगा कि अगर आप किताबों को पढ़ने की कोशिश करोगे, किताबें आपको यह बताएंगी कि इस वर्गीकरण का जो आधार है वो क्या है, आपका समय। इस वर्गीकरण का आधार क्या, आपका समय। लेकिन देखो ऐसा है, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की दुनिया में जाना चाहते हैं
और इतिहास के संदर्भ में अगर आप कोई सकारात्मक व्यवहार करना चाहते हैं तो हर बात आप किताब की ओर से तो नहीं कह सकते, और आपको कहनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि शायद आपको पता होगा कि मुख्य परीक्षा की सबसे बड़ी डिमांड ये होती है कि अगर कोई विषय वस्तु आपके सामने रखी गई है तो उस विषय वस्तु के बारे में आपके खुद के व्यक्तिगत विचार क्या है। और कितनी पुरानी बात है, कितनी पुरानी बात है। तो अगर आप किसी को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जो हमने पाषाण काल का वर्गीकरण किया है वो समय के आधार पर है, तो भाई मैं तो अपनी ओर से आपसे कहना चाहूंगा कि समय को आधार आप ना बनाएं। अगर आप समय को आधार बनाएंगे तो बात तो वही रह जाएगी, आप क्लास में क्यों आए हैं। ये बात तो आपको किसी एक अच्छी किताब के माध्यम से मिल जाएगा। मैंने आर एस शर्मा आपको बता रखे हैं, आर एस शर्मा ने भी समय का इस्तेमाल किया होगा, बिल्कुल किया होगा, और बहुत ऐसे इतिहासकार आपको मिलेंगे जो समय का प्रयोग करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि समय के साथ हमें नहीं बढ़ना चाहिए। असल में है क्या, पाषाण काल का जो प्रॉपर डिवीजन या क्लासिफिकेशन आपके सामने आता है उसका आधार समय ना होकर के बल्कि क्या है, मानव द्वारा प्रयोग किए गए उपकरण। ये बनेगी साइंटिफिक लाइन यहाँ पर। अगर आप ऐसा कहेंगे तो सामने वाला समझेगा कि इतिहास को आपने गहराई में जाकर के समझने की कोशिश की है। तो यहां से आप ले सकते हैं कि मानव द्वारा प्रयोग किए गए उपकरण, मानव द्वारा प्रयोग किए गए उपकरण, मानव द्वारा प्रयोग किए गए उपकरण, ये आधार आप हमेशा बताएंगे। ये वैज्ञानिक आधार आपका बन के आएगा कि मानव द्वारा प्रयोग किए गए उपकरण। मैं अपनी बात को कह करके प्रमाणित करता हूं। देखो दोहराव, ये जो है पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल में एक शब्द आप देख रहे हैं पूरा पाषाण काल का मतलब आप लोग समझते हैं कि पूरा पाषाण काल। तो यहां से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बताया कि वर्गीकरण उपकरणों के आधार पर है। तो देखो यहाँ पे जो पूरा शब्द है ना, पूरा शब्द का मतलब आप हमेशा क्या बताएंगे, पत्थर का सबसे प्राचीनतम रूप। पत्थर का, मानव के साथ पत्थर का सबसे प्राचीनतम रूप जो आपको मिलेगा, तो मानव के साथ पत्थर का सबसे प्राचीनतम रूप जो आपको मिलता है वो कहाँ मिलेगा, आपका पूरा पाषाण काल, है ना। पाषाण का मतलब क्या हो गया, आपका पत्थर हो गया, पूरा का मतलब क्या हो गया, काफी पुराना। तो पूरा पाषाण काल का मतलब ये निकल के आता है कि आप इस शब्दावली से कभी भी अपने आप को भयभीत करने की कोशिश नहीं करेंगे, है ना। जहां मानव के साथ पत्थर का सबसे प्राचीनतम रूप आपको मिलेगा, दैट इज कॉल्ड पैलियोलिथिक एज, उसको आप क्या कहेंगे, पूरा पाषाण काल कहेंगे। अब देखो मैंने क्या बताया, पहले एक लाइन इधर भी लिख देता हूं। नव पाषाण काल का मतलब क्या होता है, नव पाषाण काल का मतलब हम यहां से लिख सकते हैं कि जहां पत्थर का सबसे नवीनतम रूप आपको मिलेगा, पत्थर का नवीनतम रूप, नवीनतम का मतलब आप लोग समझते हैं नया, जहां पत्थर का नवीनतम रूप आपको मिलेगा उसको आप क्या कहेंगे, नव पाषाण काल कहेंगे। अब इस बात को समझो, अगर मैं आपको ये समझाने की कोशिश में हूं कि पाषाण काल का वर्गीकरण समय के आधार पर किया गया है, लेकिन इसका वर्गीकरण हमें समय के आधार पर लेकर के नहीं चलना है, बल्कि इसका वर्गीकरण हमें मानव के द्वारा प्रयोग में लाए गए जो आपके टूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग हमें लेकर के चलना है। जहां पत्थर का सबसे प्राचीनतम रूप मिलेगा उसको आप पूरा पाषाण काल कहेंगे, और जहां पत्थर का सबसे नवीनतम रूप आपको मिलेगा उसको आप क्या कहेंगे, नव पाषाण काल कहेंगे। अब मैंने बताया कि आधार उपकरण है, बिल्कुल है जी, क्योंकि पूरा पाषाण काल में जो उपकरण है, पूरा पाषाण काल में जो उपकरण आपको मिलेगा मानव के साथ, वो केवल और केवल किसके द्वारा बनाया गया है, पत्थर। पत्थर के अलावा कोई भी तत्व आपको जोड़ के नहीं चलना है, केवल पत्थर। लेकिन मध्य पाषाण काल में जब आप आगे बढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल में जो मनुष्य अपने उपकरण बनाएगा तो आप देख लो परिवर्तन हो गया है। परिवर्तन कैसे होगा, पत्थर के साथ साथ क्या है, पत्थर के साथ साथ क्या जुड़ेगा, आपका हड्डी, जानवरों की हड्डियों को शामिल किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो आपका मानव के पास टूल्स होंगे, रहे होंगे उस समय जो भी रहे हैं, उनमें पूर्णतः पत्थर का प्रयोग हो रहा है। लेकिन जब आप इस डिस्कशन को मध्य पाषाण काल के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं तो मध्य पाषाण काल में आप क्या देख पा रहे हैं कि पत्थर के साथ हड्डी भी जुड़ गया है, और ये कलाकारी आपको करनी पड़ेगी। मैंने कल भी आपको बताया था कि जितने भी आपकी टफनेस रही होगी ना, ये कल तक आपकी पूरी समाप्त होने वाली है, और कल की क्लास के बाद आप हमेशा ये कहेंगे कि पाषाण काल बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है, चेंज करके दिखाओ। अब यहां आप आगे बढ़ाएंगे, यानी कि नव पाषाण काल में जब उपकरणों को लेकर के जाएंगे तो नव पाषाण काल में मानव के साथ जो उपकरण आपको मिलेगा, अब देखो यहां और भी ज्यादा परिवर्तन हो गया है। पत्थर भी जुड़ा रहेगा, पत्थर के साथ आपका हड्डी भी जुड़ा रहेगा,
हड्डी भी जुड़ा रहेगा और इसमें अब धातुओं को भी शामिल किया जाएगा। एक धातु मैं आपको पढ़ाऊंगा, कितना परिवर्तन हो गया है। तो मुझे लगता है कि अगर आप समय के साथ लेकर के जाएंगे कि उस समय की कैलकुलेशन कोई प्रॉपर नहीं कर सकता है, ये बात ध्यान रखना। अगर आप समय की कैलकुलेशन के आधार पर पाषाण काल का वर्गीकरण अगर आप लेकर के चलते हैं तो आप फंस जाओगे। आप हमेशा ये कहेंगे, अगर आता है लिखने के लिए, कि मानव द्वारा प्रयोग किए गए जो टूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, पाषाण काल का एक वैज्ञानिक वर्गीकरण हम लेकर के चल सकते हैं। मैंने सारी बातें आपको बताई हैं। यहाँ पे उपकरण जो होगा केवल पत्थर द्वारा निर्मित होगा। यहाँ पर पत्थर के साथ साथ आप लोग हड्डी को भी शामिल कर देंगे और यहाँ पर पत्थर और हड्डी के साथ साथ एक मेटल जुड़ेगा जिसको आप क्या कहेंगे, तांबा। क्योंकि मानव ने पहली बार जिस धातु का प्रयोग किया था उसका नाम क्या, तांबा। और तांबा कब प्रयोग में लाया गया, नवपाषाण काल में। इसलिए मैंने कहा कि टूल्स में परिवर्तन करके दिखाओ, और जब आप टूल्स में परिवर्तन करके दिखाओगे तो सारी कहानी आपके सामने खुल करके आ जाएगी। आ रही बात समझ में? वैज्ञानिक चीजों को सीखने की कोशिश करो। ये समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए, बाद में अगर आपको कुछ यहां से लेना होगा तो ले लेना, मैं इसको आगे ऐसे कर देता हूं। अब फिर दोबारा इसी स्ट्रक्चर को सहारा बनाते हैं, दोबारा से फिर इसी स्ट्रक्चर को सहारा बनाते हैं। यानी कि मान लीजिए आपने कहा कि स्टोन एज, अब आप समझ गए होंगे कि स्टोन एज का वर्गीकरण आपको कैसे करके चलना है ना। अब देखो, यहां से और भी सवाल हम निकाल के चलते हैं। तो हमने अभी भी सीखा कि स्टोन एज का जो मोटा मोटा वर्गीकरण हमने किया है वो 3 तरीके से हमने किया है। पहला क्या हो गया आपका, पुरापाषाण काल। अब देखना सवाल कैसे जनरेट किए जाते हैं, पुरापाषाण काल। सेकंड वन आपने क्या लिया था, मध्यपाषाण काल। सेकंड वन आपने क्या लिया था, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, ठीक है। और लास्ट वन आपने क्या लिया था, नवपाषाण काल। क्या लिया था आपने, नवपाषाण काल। अब देखो, अब नई चीज यहां पे जोड़ दो। नई चीज का मतलब ये है कि अभी जो मैंने आपको समझाया था उसका मतलब ये था कि पाषाण काल का जो वर्गीकरण किया गया उसका आधार क्या होगा। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि पाषाण काल का जो ये मोटा मोटा वर्गीकरण आपके सामने आता है, पाषाण काल का जो मोटा मोटा वर्गीकरण आपके सामने आता है ना, इस वर्गीकरण का कारण क्या है, क्यों किया गया है, कारण क्या है। तो अगर कोई कारण आपसे पूछता तो आप सीधा कह सकते हैं कि मनुष्य के या मानव के प्रारंभिक विकास, मानव के प्रारंभिक विकास क्रम के, मानव के प्रारंभिक विकास क्रम के अध्ययन में, मानव के प्रारंभिक विकास क्रम के अध्ययन में सुविधा का धरातल, सुविधा का धरातल जोड़ने हेतु बना लेंगे ड्राफ्टिंग। सुविधा का धरातल जोड़ने हेतु, सुविधा का धरातल जोड़ने हेतु हर चीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आप चीजों को रट करके आगे नहीं बढ़ पाएंगे, बल्कि मैंने कल ही आपको समझाया था कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे आपको काम करना पड़ेगा। तो आधार तो हमने अलग से सीखा, आधार क्या बने, टूल्स। लेकिन अगर कोई कारण आपसे पूछता है तो कारण आप उसको क्या बता सकते हैं कि मानव के प्रारंभिक विकास क्रम के अध्ययन में, क्योंकि पाषाण काल का मोटिव तो मैंने आपको यही बताया है, सुविधा का धरातल जोड़ने हेतु। ये आपका क्या हो जाएगा, कारण आपका हो जाएगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। अब देखो यहां पे एग्जामिनेशन का शायद आप लोग जानते होंगे कि कोई अपना कोई भरोसा नहीं होता है, कैसे भी सवाल आपके सामने बन सकता है ना। और अगर कोई ये कहे कि मैं हर सवाल को अटेम्प्ट कर सकता हूं तो ये बात तो खैर ठीक नहीं है। लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम सवालों को आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, जिसके पीछे एक वजह यही रहेगी कि आपके पास अपने इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट कैसे हैं, आप चीजों को कैसे समझते हैं। अब मान लीजिए आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में हैं और उसने आपके साथ बहुत अजीब सी मजाक कर ली, और ये जो अजीब सी मजाक है ये किताबों में मिलती है, बिल्कुल मिलेगी, ऐसी बात नहीं है। पूरा पाषाण काल के बारे में अब हम एक फैक्ट जोड़ेंगे कि अगर कभी सवाल पूछा जाता है, अगर कभी सवाल पूछा जाता है संपूर्ण पाषाण काल में, संपूर्ण पाषाण काल में, संपूर्ण पाषाण काल में मानव ने, संपूर्ण पाषाण काल में मानव ने सर्वाधिक समय, संपूर्ण पाषाण काल में मानव ने सर्वाधिक समय कहां व्यतीत किया, कहां व्यतीत किया, कहां व्यतीत किया। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, पूरा पाषाण काल।
कितना मजेदार सवाल है। संपूर्ण पाषाण काल में मनुष्य ने अपना सर्वाधिक समय जो व्यतीत किया था वो कहाँ किया था? आपका पूरा पाषाण काल में किया था। अगर सवाल आपका ऐसे बन जाता है कि संपूर्ण पाषाण काल में, अगर सवाल आपका ऐसे बन जाता है कि संपूर्ण पाषाण काल में, संपूर्ण पाषाण काल में मानव ने, संपूर्ण पाषाण काल में मानव ने सबसे कम समय, सबसे कम समय, सबसे कम समय कहाँ व्यतीत किया? कहाँ व्यतीत किया? कहाँ व्यतीत किया? तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? नव पाषाण काल बनेगा। अगर सवाल ये जनरेट हुआ है कि संपूर्ण पाषाण काल में मानव ने अपना सर्वाधिक समय कहां पर स्पेंड किया था, कहां पर व्यतीत किया था, तो उसका आंसर क्या बनेगा आपका? पूरा पाषाण काल, यानी कि पैलियोलिथिक एज आपका बनेगा। अगर सवाल ये बनता है कि संपूर्ण पाषाण काल में मानव ने सबसे कम समय कहां पर व्यतीत किया है, तो सबसे कम समय जो व्यतीत करेगा वो कहां पे करेगा? नव पाषाण काल में करेगा। उसकी वजह तो आप समझेंगे ही क्लास में, वो एक अलग मैटर है, लेकिन पहले अपने जो क्वेश्चन है उनको जनरेट करना सीखिए आप लोग। यहां सर्वाधिक, यहां सबसे कम, ठीक है। अब देखिए, अब बीच वाला जो बनेगा इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने फायदे के लिए, यानी हम अपना यहां से क्या फायदा निकाल सकते हैं। एक बहुत बढ़िया सवाल बार बार परीक्षा में पूछा गया है, 2 से 3 बार मैंने भी इसका सामना किया है। मध्य पाषाण काल को पता क्या कहा जाता है? हम अपने फायदे के लिए यहां से क्या निकाल के चलेंगे? हम लिख सकते हैं इसको कि मानव के, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर पाते हैं कि मानव के प्रारंभिक विकास क्रम, मानव के प्रारंभिक विकास क्रम के धरातल पर, मानव के प्रारंभिक विकास क्रम के धरातल पर, मानव के प्रारंभिक विकास क्रम के धरातल पर इसको कहा जाता है संक्रमण काल। संक्रमण काल की संज्ञा दी गई, संक्रमण काल की संज्ञा दी गई, संक्रमण काल की संज्ञा दी गई, संक्रमण काल की संज्ञा दी गई। कई बार सवाल पूछा गया है कि संपूर्ण पाषाण काल में ऐसा कौन सा कालखंड है जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि यह मनुष्य के प्रारंभिक विकास क्रम के धरातल पर संक्रमण काल रहा है, तो उसको आप आंसर में क्या बनाएंगे? मध्य पाषाण काल। और संक्रमण काल का मतलब पता यहाँ पे क्या होगा, आप इसको भी समझ के चलेंगे। संक्रमण काल का मतलब यहाँ पे ये होगा कि मध्य पाषाण काल जो है, मध्य पाषाण काल जो है ये पूरा पाषाण काल को नव पाषाण काल के साथ जोड़ने की बात करेगा। यानी कि पाषाण काल में मनुष्य ने जो अपना प्रारंभिक विकास किया है, मनुष्य को उसके प्रारंभिक विकास क्रम के धरातल पर, है ना, पूरा पाषाण काल के साथ, पूरा पाषाण काल को नव पाषाण काल के साथ जोड़ने की जो बात करेगा, जो कनेक्टिविटी लाने की बात करेगा, जो बैलेंस क्रिएट करने की बात करेगा, जो प्रॉपर रिलेशंस एस्टेब्लिश करने की बात करेगा, उसको आप क्या कहेंगे? संक्रमण काल कहेंगे। इसी नाते इस पर कई बार आपकी परीक्षाओं में चर्चा होती रहती है कि किसको आप क्या कहेंगे? संक्रमण काल कह के चलेंगे। तो देखिए यहाँ पे 3-4 चीजें मैंने आपको निकाल के दिखा दी हैं, और ये तौर तरीके आपको भी सीखने पड़ेंगे। दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। पाषाण काल का जो वर्गीकरण है, कारण आपको क्या बताना है? मानव के प्रारंभिक विकास क्रम के अध्ययन में सुविधा का धरातल जोड़ने हेतु किया गया है। पूरा पाषाण काल जैसे दिमाग में आए तो आपको यहाँ पे अब ये कहना पड़ेगा कि संपूर्ण पाषाण काल में मानव ने सर्वाधिक समय जहां पे व्यतीत किया है वो क्या है? आपका पूरा पाषाण काल है। संपूर्ण पाषाण काल में मानव ने सबसे कम समय जहां व्यतीत किया है वो क्या है? आपका नव पाषाण काल है। और मानव के प्रारंभिक विकास क्रम के धरातल पर संक्रमण काल आप किसको कहेंगे? मध्य पाषाण काल को आप कह करके चलेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आपको फाइनली कान यहाँ पे किसका पकड़ना है? फाइनली कान आप पकड़ेंगे यहाँ पर किसका? पूरा पाषाण काल का। तो अगेन फिर एक हेडिंग बना लीजिए, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। और मैं चाहूंगा, कई बार परीक्षाओं में मजाक हो जाती है, इनका इंग्लिश वर्जन आपको बिल्कुल आना चाहिए, बिल्कुल आपको आना चाहिए। इसको इंग्लिश में कहा जाता है पैलियोलिथिक
पैलियोलिथिक एज। कई बार हिंदी में ही वो ऐसे लिख देता है मीजोलिथिक, नियोलिथिक या पैलियोलिथिक, तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि इसको आप इंग्लिश में क्या कहेंगे, पैलियोलिथिक एज कहेंगे। अब देखिए थोड़ा इसका भी हम लोग पोस्टमार्टम कर लेते हैं। अब ये जो आपका पैलियोलिथिक एज है, इसका वर्गीकरण आपने किस तरीके से करके दिखाया था? इसका वर्गीकरण भी आपके पास किस तरीके से आता है? 3 प्रकार से आता है। सबसे पहला प्रकार आपने क्या बताया? निम्न पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल। यहाँ बीच में भी आपने किसको लिया? मध्य पुरापाषाण काल को लिया। बीच में भी आपने किसको लिया? मध्य पुरापाषाण काल को लिया। मध्य पुरापाषाण काल को लिया। और लास्ट में यहाँ आपने किसको लिया? लास्ट में किसको लिया आपने? यहाँ पे उच्च पुरापाषाण काल को लिया। किसको लिया? उच्च पुरापाषाण काल को लिया। उच्च पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है जी। अब यहाँ पे भी आप सवाल बनाओ, इसके अंदर भी अगर वो झांकने की कोशिश करेगा तो इसके अंदर भी आपको पता होना चाहिए। पुरापाषाण काल में जो आप निम्न पुरापाषाण काल देख रहे हैं, यहाँ के बारे में आपको कहना पड़ेगा कि मानव ने इसके अंदर भी, कहा, इसके अंदर भी यहाँ पर मानव ने अपना सर्वाधिक समय व्यतीत किया। 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 अगर संपूर्ण पाषाण काल में पूछेगा तो आपका आंसर क्या होगा? वैसे भी पुरापाषाण काल होगा। और अगर वो पुरापाषाण काल के अंदर पूछता है कि भी पुरापाषाण काल के अंदर कहां पर, तो निम्न पुरापाषाण काल में मनुष्य ने अपना सर्वाधिक समय क्या किया था? व्यतीत किया था। ठीक है। और जो आपका उच्च पुरापाषाण काल है, यहाँ के बारे में आपको कहना पड़ेगा कि उच्च पुरापाषाण काल में आपको कहना पड़ेगा किसके अंदर? पुरापाषाण काल के अंदर, कि मानव ने सर्वाधिक कम समय, मानव ने सर्वाधिक कम समय, मानव ने सर्वाधिक कम समय, सर्वाधिक कम समय व्यतीत किया। व्यतीत किया। ठीक है। और ऐसा नहीं कि इन पर एग्जामिनेशन में बातें नहीं होती हैं, एग्जामिनेशन में बातें होती हैं। ठीक है। लेकिन जो बातें आपके सामने आएंगी, कई बार ऐसा होता है कि पाषाण काल के रिगार्डिंग जो आपके एग्जामिनेशन में रेलिवेंट क्वेश्चन जनरेट किए जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन कई बार मैंने देखा हिस्टोग्राफी से लिए जाते हैं। आज ही मैं पढ़ाऊंगा यूपीपीसी 2020 में ऐसा सवाल पूछा गया कि बच्चे धराशायी हो गए। कारण क्या था कि एक लंबे समय से क्लासेस के माध्यम से बताया जा रहा था कि पाषाण काल और हड़प्पा सभ्यता अब हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में पुराने टॉपिक हो गए हैं, यानी कि यहां से क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। लेकिन उसने यूपीपीसी 2020 की प्रारंभिक परीक्षा में जो सवाल रखा, वो सवाल वाकई में इतना चुनौतीपूर्ण था, और उसका पूरा संबंध किसके साथ था आपका? या तो आप कहेंगे पाषाण काल के साथ, या फिर आप किसके साथ कहेंगे? पूरा पाषाण काल। मैं आज आपको दिखाने वाला हूं। ठीक है। अब यहाँ से हम थोड़ा लिखना शुरू करते हैं, बातों को समझते हैं कि क्या क्या चीजें हमें यहाँ से उठानी है। ये कुछ बातें मुझे बोर्ड के माध्यम से आपको समझानी थी, और ये सीख लो, मुख्य परीक्षा में अधिक नंबर पाना है ना, कम लिख करके, मैंने क्या कहा? कम लिख करके अगर आपको अधिक नंबर पाना है तो ये पैटर्न सबसे अच्छा है। ड्राफ्टिंग करनी आपको आनी चाहिए, यानी कि अपनी बातों को ड्राफ्टिंग के माध्यम से आप कैसे बताएंगे। मैं हर बार क्लासेस में इस मुद्दे को उठाता रहता हूं, क्योंकि जो आपकी कॉपी होगी उसका जो मूल्यांकन होगा वो 22 या 23 साल का कोई युवा नहीं करेगा, बल्कि 70 या 75 या 65 ईयर्स ओल्ड का एक प्रोफेसर होगा, है ना। ठीक है। और अगर मैं हमेशा कहता हूं कि लिखने के माध्यम से आपने अगर उसको कंफ्यूज करने की कोशिश की या उसको परेशान करने की कोशिश की, तो वो आपके नंबर काट लेगा, और उसका अधिकार है आपके नंबर काटना, सीधी सी बात है। जीवन उसी के हाथों में है आपका। तो ऐसे लोगों के लिए आपको सुविधाएं जनरेट करनी पड़ेंगी। आप जो बातें कह रहे हैं, आप अपनी बातों के माध्यम से उनको आसानी का धरातल दें। जैसा पुराने समय में हम वही काम आज भी करते हैं जो हमने पहले किया है। भाई मैंने तो किया है ना।
क्योंकि मैं जब लिखता था, या 10th की बात करें, 11th की बात करें, 12th की बात करें, तो मुझे आदत थी, मैंने अगर किसी सवाल का कोई आंसर लिखा है तो उसके अंदर कुछ लाइनें हमेशा मैं ऐसी शामिल करके चलता था जो लाइनें काफी कारगर होती थी, और ये काम शायद आपने भी किया होगा। फिर मैं उनको अंडरलाइन करके छोड़ देता था, ताकि मेरी कॉपी का जो मूल्यांकन करेगा, है ना, उसका ध्यान सबसे पहले कहाँ जाए, लाइनों में जाए, और लाइनें ही उसको सबको समझा देंगी, उसका भी समय बचेगा और मुझे भी नंबर अच्छे मिल जाएंगे। अगर मैं अपने ग्रेजुएशन की बात आपके सामने रखूं, ग्रेजुएशन में हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट रहा है, और मुझे आज भी याद है कि 50 में से मेरे जो मार्क्स आते थे 39, 40, 41 ऐसे मार्क्स आते थे। लोग कहते थे कि थ्योरी में इतने नंबर कहां से लेकर के आते हो, और मैंने आज तक कोई भी अपना कॉपी पूरा नहीं भरा। मैं इस बात पे थोड़ा अलग सोचता हूँ। लोग कहते हैं कि नोटबुक आप पूरा भरो, पूरा उसको लिख करके आओ। मैं अभी भी देखता हूँ कि जो लोग आईएएस में सिलेक्शन लेते हैं वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि जो कॉपी आपको मिली है, जितने भी उसके पेजेस हैं सारे आप भरो। मैं थोड़ा इसमें अलग मानता हूँ। मेरा मानना ये है कि आप कम लिखो, लेकिन ऐसा लिखो जो सामने वालों को प्रभावित करे, और ये तभी हो पाएगा जब आपके पास कॉन्सेप्ट होगा। मान लीजिए मुझे अगर ये बताना हो कि जैन और बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ है, तो मैं तो अपनी बात कह करके चला जाऊंगा, लेकिन मैं आपके साथ एग्जामिनेशन हॉल में तो नहीं जा सकता ना। अब जैन और बौद्ध धर्म का उदय कैसे हुआ है, ये आप या तो आर एस शर्मा के अकॉर्डिंग लिख के आ जाओ, या आपने कहा कि आरसी मजुमदार की ओर से लिख कर के आ जाओ, या केसी श्रीवास्तव की ओर से आप लिख के आ सकते हैं, या मैंने जो कंटेंट आपको दिया उसको आप लोग आधार बना सकते हैं। इन सबका कोई वैल्यू है ही नहीं। वैल्यू किसका है कि आपके पास कैसे शब्द हैं और आपके पास कैसा कॉन्सेप्ट है। आपको अपनी बातें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। और जितनी जल्दी, मैंने कल भी बोला था, आप लोग समझ जाएंगे, उतनी जल्दी आप तैयार कर पाएंगे अपने आप को कि हाँ, है ना। अब देखो यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, क्योंकि मैं कई सालों से इस शहर में हूँ, और ये कम से कम मैं तो अपने संदर्भ में कह सकता हूँ कि मेरे अंदर हमेशा ये फ्रस्ट्रेशन रहा है कि यूपीएससी ओरिएंटेड बच्चा यहाँ ना के बराबर मिलता है, और ये सच्चाई है जो मैं आपके सामने रख ही देता हूँ। कारण क्या है? कारण ये है कि बच्चों को सिखाया जाता है कि आप पहले केवल प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करो। आप पहले क्या करो, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करो। प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी के नाम पर एक मोटी फीस आपसे वसूल की जाती है ना। और आपका सारा फोकस कहां ला दिया जाता है, प्रारंभिक परीक्षा पर। अच्छा, बच्चा खुद चाहता है कि मैं मेंस क्यों पढ़ूं? वो खुद नहीं चाहता मेंस पढ़ना, क्यों? क्योंकि उसके अंदर भय है। भय कैसा है? वो तैयार कब करेगा अपने आप को मेंस के लिए, जब वो प्रारंभिक परीक्षा को निकाल लेगा। मैं कहता हूं कि सबसे पहले अगर आप इस मैदान में आए हो तो आपको अपने आप को तैयार करना चाहिए इंटरव्यू के लिए। मेरी बातें अजीब लगेंगी आपको, लेकिन बातें कारगर हैं। क्योंकि अगर आपने यहां पर कदम रखा है, अगर आप यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, तो इंटरव्यू तो एक ना एक दिन आपको देना पड़ेगा ना। तो वो जो व्यक्तित्व की डिमांड वहां पर होती है, उस व्यक्तित्व को जब आप शुरुआत से ही अपने अंदर तैयार करने की कोशिश करेंगे, तो ना तो आपका प्रारंभिक परीक्षा कुछ बिगाड़ पाएगा, और ना ही आपका मुख्य परीक्षा कुछ बिगाड़ पाएगा। आप एक अच्छे कैंडिडेट बन के उभरेंगे, और आने वाले समय में एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी भी बन के उभरेंगे। तो जब बनना ही है, और बिना इंटरव्यू के तो कोई आपको नियुक्ति पत्र देने से रहा कि राष्ट्रपति जी के नाम से आ जाएगा कि ठीक है भाई, आपने मीन्स काफी अच्छा लिख दिया है। हाँ, ये बात अलग है कि मीन्स अगर आपने बहुत अच्छा लिखा है तो इंटरव्यू में आप बैठ के आ जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट होने के मार्क्स तो आपको मिलने हैं। अगर आप एक शब्द भी नहीं बोल के आएंगे तो भी आपको प्रेजेंट होने का जो मार्क्स है वो तो आपको फिर भी मिलेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मेंस में आपके नंबर थोड़े कम रह जाते हैं, तो आपको वहां पर गेन करना पड़ता है। हालांकि अधिकतर जो कैंडिडेट्स हैं वो यही कोशिश करते हैं कि मेंस में मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो मार्क्स है उनको ऑब्टेन किया जाए, ताकि इंटरव्यू में देखो भरोसा कुछ नहीं, क्या पूछ ले वो। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि इंटरव्यू में जो भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं, उन हर सवालों को क्या आप आंसर दे सकते हैं? मैंने कोई भी नहीं दे सकता। और वो भी जानते हैं कि वो आपसे ऐसा सवाल पूछने की कोशिश करते हैं जिसका उत्तर आप दे पाओ। वो खुद जानते हैं। मान लीजिए अगर वो 10 सवाल तैयार करके लेके आ गए, और वो 10 सवाल कभी आपने पढ़े ही नहीं है और वही आपके सामने रख दिए, तो क्या आप उनका उत्तर दे पाएंगे? नहीं। वो खुद जानते हैं। उनको केवल उत्तर देने की अवस्था आपकी समझनी है, क्योंकि उत्तर देने की जो अवस्था है वो ये बताएगी कि ये प्रशासनिक अधिकारी दबाव में अपने डिसीजंस कैसे लेकर के चलेगा। ये बातें दिमाग में स्टैब्लिश करो, है ना। मोटी मोटी किताबें घंटों घंटों पढ़ना, इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन श्योर है। सिलेक्शन आपका तभी श्योर है जब आप चीजों को समझ के बैठे हैं, बस।
इसलिए मैंने ये बातें भी आपके सामने रखी ताकि आप चैप्टर को बढ़िया तरीके से अपने अंदर समाहित कर पाओ और आप इसके उद्देश्य मोटिव को भी समझ के चलो। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग के बारे में आज मैंने आपसे बात की थी, ड्राफ्टिंग आपको जरूर बना के चलना पड़ेगा। अब देखिए हम लोग क्या समझने वाले हैं, लिखिएगा जरा। एक हेडिंग बनाइए, पूरा पाषाण काल के आलोक में, 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 पूरा पाषाण काल के आलोक में मानव का जीवन, पूरा पाषाण काल के आलोक में मानव का जीवन, पूरा पाषाण काल के आलोक में मानव का जीवन। अब ये हेडिंग मैंने आपको बना दिया। अब इस हेडिंग का उद्देश्य आप क्या समझ पा रहे हैं बताइए? ये जो हेडिंग अभी अभी मैंने आपको दिया, इसका उद्देश्य आप लोग क्या समझ पा रहे हैं? बोलिए। बिल्कुल, कि पूरा पाषाण काल में जो आपका ह्यूमन है, जो आपका मनुष्य है, उसकी लाइफ कैसी है, उसकी लाइफ कैसी है। अब देखो इसके संदर्भ में भी आप ये हैं, एक तरह का तो ये कि आप चीजों को रट लो, एक तरीका ये है जो इलाहाबादी स्टाइल इसको कहते हैं, एक तरीका ये है कि आपको सिनॉप्सिस पता होने चाहिए। आपको उसको एक शब्द दिया जाता है सिनॉप्सिस, आपको सिनॉप्सिस बनाना आना चाहिए। यानी कि ये जो हेडिंग आपको अभी भी मैंने दिया, जिसका उद्देश्य ये है कि पूरा पाषाण काल में मानव का जीवन कैसा है, तो जीवन जब आप दिखाएंगे तो कुछ शब्दावलियों को आपको उठाना पड़ेगा ना, तो वही शब्दावलियां आप लिख लेंगे। पहले हर चीज का सिनॉप्सिस बनाना सीखो, हर चीज का सिनॉप्सिस बनाना सीखो। तो मानव के जीवन को हम कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले दिखाएंगे उत्पादन की शैली। हम दिखा सकते हैं, इनका कोई सीक्वेंस नहीं है, लेकिन एक क्या हो सकता है, आपका उत्पादन की शैली हो सकता है, बनाते रहिए, उत्पादन की शैली हो सकता है। नंबर 2 आपका हो सकता है सामाजिक सामाजिक धरातल आपका हो सकता है, सामाजिक धरातल आपका हो सकता है, सामाजिक धरातल आपका हो सकता है। नंबर 3 जो आपका है, हम ले सकते हैं और राजनीतिक धरातल हम यहाँ पे लेके चल सकते हैं, और राजनीतिक धरातल हम यहाँ से लेके चल सकते हैं, और राजनीतिक धरातल हम यहाँ से लेके चल सकते हैं। नंबर 4 पे हम लोग क्या लेके चल सकते हैं? धार्मिक धरातल यहाँ पे हम लोग लेकर के चल सकते हैं, धार्मिक धरातल हम लोग यहाँ से लेकर के चल सकते हैं। तो ये आपके सिनॉप्सिस हो जाएंगे, इन्हीं का आपको पोस्टमार्टम कर देना है, आप अपनी बातों को अच्छे से कह पाएंगे। सीधी सी बात है। उत्पादन की शैली, सामाजिक धरातल, ये दोनों तो खैर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाते हैं, और राजनीतिक धरातल आप दिखाएंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, धार्मिक धरातल भी आप दिखाएंगे तो अच्छा माना जाएगा। हालांकि आप केवल ऊपर वाले दोनों से भी अपना काम चला सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप चारों को शामिल करके चलें, है ना। ये आपके क्या हो गए? सिनॉप्सिस हो गए। अब इन्हीं को आधार बना करके आपको अपना डिस्कशन करना। हाँ जी पूछिए। देखिए तौर तरीके तो हमारे समय में तो खैर बड़ा अजीब सा हिसाब रहता था। हमने तो जब जब मुख्य परीक्षा लिखा तो मैंने तो अपनी बातों को हमेशा पैराग्राफ के माध्यम से लिखा है ना। लेकिन मैं पिछले कई सालों से देख रहा हूं कि अब यूपीएससी के अंदर भी क्या है कि अगर आप बिंदुवार लिख करके आते हैं तो अभी आपका काम चलता है। पहली बात तो ये है कि अब चाहे तो आप पैराग्राफ्स के माध्यम से लिख लें, चाहे तो आप लोग बिंदुवार लिख लें, लेकिन जो पैराग्राफ के माध्यम से लोग लिखते हैं उनके बारे में ये कहा जाता है, मैं अपने बारे में बात नहीं करूं, उनके बारे में कहा जाता है कि अगर आप मुझसे कहेंगे कि 125 शब्दों में आपको अपना आंसर लिखना है, तो उनको पता होता है कि 125 शब्दों के लिए कितने पैराग्राफ बनाने हैं। 250 शब्दों में आपको अपना आंसर लिखना है, तो 250 शब्दों के रिगार्डिंग उनको पता होता है कि कितने पैराग्राफ बन सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, आप चाहे तो बिंदुवार लिखें, चाहे आप लोग पैराग्राफ के माध्यम से लिखें, एक मुद्दा तो आपका ये हो गया। लेकिन मैं चाहूंगा कि स्ट्रक्चर देखिए, ये तो बिंदु हो गए ना आपके, ये तो आपके पॉइंट्स हो गए, है ना, ये तो पॉइंट्स वाली बात होगी, इनको एक एक उठा करके आप इनको दिखा दें। लेकिन स्ट्रक्चर जैसे मैंने अभी दिखाया, जैसे स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बना के दिखाया ना, कि अगर ऐसे कोई सवाल जनरेट होते हैं जहां आप स्ट्रक्चर के माध्यम से आप अपनी बातों को कह सकते हैं, तो मैं तो यही चाहूंगा कि आप स्ट्रक्चर के माध्यम से अपनी बातों को कहें,
है ना। तो सर धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। जी सर, एक चीज क्लियर करनी है कि जैसे अगर मान लो किसी ने बोला 250 शब्दों में लिखना है, तो स्ट्रक्चर में जो मतलब हम वर्डिंग लिखते हैं तो वो भी काउंट होती है क्या उसमें? नहीं नहीं नहीं, स्ट्रक्चर में नहीं होता है। स्ट्रक्चर तो एक सपोर्टिव एक आपका ग्राउंड माना जाता है। वर्डिंग जो आपकी काउंट होती है मैं बता दूंगा। देखिए वर्डिंग काउंट करने का तरीका होता है ना। एक दिन मैं आपको बता दूंगा कि वर्डिंग काउंट कैसे होती है, क्या हर शब्द को काउंट किया जाएगा, ये सारी बातें आपको क्लास में मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर के माध्यम से अपनी बातों को कहते हैं तो वो काउंटिंग में नहीं आता है। काउंटिंग में जो बातें आपकी आएंगी, वो जो आपने लाइनों के माध्यम से बातें कही हैं, वही बातें आपकी क्या की जाती हैं, काउंट की जाती हैं। ठीक है, तो एक एक करके उठाते हैं और समझते हैं कि क्या है कैसे है। लिखो, पहले हेडिंग बना लो, उत्पादन की शैली। उत्पादन की शैली, उत्पादन की शैली। देखो, पुरा पाषाण काल में, पुरा पाषाण काल में मानव के जीवन को, पुरा पाषाण काल में मानव के जीवन को, पुरा पाषाण काल में मानव के जीवन को उत्पादन की शैली के साथ जोड़ना गलत होगा। उत्पादन की शैली के साथ जोड़ना गलत होगा। उत्पादन की शैली के साथ जोड़ना गलत होगा। उत्पादन की शैली के साथ जोड़ना गलत होगा, क्योंकि मानव का व्यवहार, क्योंकि मानव का व्यवहार, क्योंकि मानव का व्यवहार, क्योंकि मानव का व्यवहार कृषि उत्पादन की महत्ता के साथ, क्योंकि मानव का व्यवहार कृषि उत्पादन की महत्ता के साथ, क्योंकि मानव का व्यवहार कृषि उत्पादन की महत्ता के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, क्योंकि मानव का व्यवहार कृषि उत्पादन की महत्ता के साथ जुड़ा हुआ नहीं था। हालांकि उसके पास अपना व्यवसाय जरूर रहा, हालांकि उसके पास अपना व्यवसाय जरूर रहा, हालांकि उसके पास अपना व्यवसाय जरूर रहा, हालांकि उसके पास अपना व्यवसाय जरूर रहा। जो शिकार करना था, जो शिकार करना था, जो शिकार करना था, जो शिकार करना था, इसी नाते पुरा पाषाण काल में मानव को, 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 मानव को खाद्य उत्पादक नहीं कहा गया। खाद्य उत्पादक, खाद्य उत्पादक नहीं कहा गया, खाद्य उत्पादक नहीं कहा गया, बल्कि खाद्य संग्राहक कहा गया, बल्कि खाद्य संग्राहक कहा गया, बल्कि खाद्य संग्राहक कहा गया। क्योंकि वो शिकार करता है और मांस के रूप में, क्योंकि वो शिकार करता है और मांस के रूप में, क्योंकि वो शिकार करता है और मांस के रूप में, क्योंकि वो शिकार करता है और मांस के रूप में, और मांस के रूप में अपने भोजन को इकट्ठा करता है, और मांस के रूप में अपने भोजन को इकट्ठा करता है, और मांस के रूप में अपने भोजन को इकट्ठा करता है ना। तो उत्पादन की शैली में आप इतनी बातें जरूर कर सकते हैं कि कृषि की महत्ता के साथ आप कोई जुड़ाव लेकर के नहीं चलेंगे। हालांकि मानव के पास अपना ऑक्यूपेशन है, उसका मतलब क्या, हंटिंग, शिकार करना। वो शिकार पे जाता है, अपने भोजन को इकट्ठा करता है। इस
क्योंकि कृषि के साथ कोई जुड़ाव नहीं तो हमने इसको खाद्य उत्पादक नहीं कहा, क्योंकि वो मांस को इकट्ठा करने की बात करता है शिकार के माध्यम से, तो हमने उसको क्या कह दिया है, खाद्य संग्राहक हमने उसको कह दिया है। सामाजिक धरातल हेडिंग बनाओ। सामाजिक धरातल, सामाजिक धरातल, सामाजिक धरातल, बताओ कैसा रहा होगा? आज हम लोग जिस समाज के एक अंग हैं, तो हम लोग अपने आप को पूर्णतः सामाजिक मान के चलते हैं, बहुत ज्यादा सभ्य मान के चलते हैं, और ऐसा भी मान के चलते हैं कि हमारे पास जो सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतिमान है काफी श्रेष्ठ है। हालांकि इनकी परिभाषाएं, इनकी महत्ताएं, इनके अर्थ सभी के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर पूरा पाषाण काल में आप मनुष्य के सामाजिक धरातल की चर्चा करेंगे तो मनुष्य अभी क्या है, अपने विकास क्रम के प्रारंभिक पायदान पर है। और अगर वो विकास क्रम के प्रारंभिक पायदान पर है तो आपको बड़ी सावधानी से व्यवहार करना होगा। अब मैंने अपनी लाइफ में हमेशा एक बात सीखी है कि अगर आपको एक साथ 6 से 7 चीजों को मार के गिराना है तो आपके पास एक बहुत ही ताकतवर शब्दावली होनी चाहिए, और यहां पर वो ताकतवर जो शब्दावली बनेगी वो बनेगी जिसको आप कहेंगे सामूहिकता। हालांकि सामूहिकता आएगी कहां पर, पूरा पाषाण काल में, लेकिन उसको दिखाने का तरीका बिल्कुल अलग है। सामूहिकता, सामूहिकता, सामूहिकता। वजह क्या है मैं आपको बताना चाह रहा हूं। देखिए, जब आप ब्रिटिश शासनकाल की बात करते हैं तो ब्रिटिश शासनकाल में आपने पढ़ा होगा डलहौजी के समय में भारत में क्या है, रेलवे का इंट्रोडक्शन हो जाता है। और जैसे ही डलहौजी के समय में भारत में रेलवे का इंट्रोडक्शन होता है तो वहीं से आप ये भी देखते हैं कि उसका डेवलपमेंट भी होना प्रारंभ हो जाता है। अब मेरे समझ में हमेशा ये बात आती है कि रेलगाड़ी का भारत में जो प्रारंभ किया गया उसमें सबसे बड़ा फायदा ब्रिटिश शासन का था, वो शायद आप भी समझ पा रहे होंगे। लेकिन रेलगाड़ी ने आपको क्या दिया? रेलगाड़ी ने आपको क्या दिया? सामूहिकता, कनेक्टिविटी, कलेक्टिवनेस। क्योंकि रेलगाड़ी आने का मतलब क्या था कि फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, और जब यातायात की सुविधा रेलगाड़ी के माध्यम से आपके सामने आई तो लोगों ने उसका फायदा उठाया। अब लोगों ने जब उसका फायदा उठाया तो एक पहले क्या था, यहां था, एक पहले कहां 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 था, यहां था। कोई प्रॉपर कनेक्टिविटी लोगों के बीच में नहीं थी, तो अंग्रेजों को आपको दबाना आसान हो गया। लेकिन जैसे ही रेलगाड़ी भारत में आई तो आपस में लोगों का क्या हुआ, एक कनेक्टिविटी जनरेट हुआ, और जब आपस में लोगों का एक कनेक्टिविटी जनरेट हुआ तो विचारों का आदान प्रदान हुआ, और जब विचारों का आदान प्रदान हुआ तो आपने कहा कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रवाद भी पनपा। राष्ट्रवाद का मतलब क्या हुआ कि ब्रिटिश शासन के शोषणकारी चेहरे के खिलाफ अपनी मांगों के धरातल पर अपने आप को जागरूक करना। और यहां भी अजीब सा खेल है, क्योंकि जब आप पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं तो पूरा पाषाण काल में किताब आपको परेशान कर सकती है। किताब कहेगी कि पूरा पाषाण काल में जो मनुष्य है वो किस फेस में, आइस एज में है, आइस एज में है। आइस एज का मतलब ये होता है कि एक ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है कि आप ये एज्यूम करके चल सकते हैं कि चारों तरफ क्या, बर्फ ही बर्फ है। आप किताबें देखेंगे तो बड़े बड़े बाल आपको नजर आएंगे, बड़े बड़े अजीब से स्ट्रक्चर आपको बन के, उन पे आपको जाना नहीं है, वहां अपने एनर्जी कभी वेस्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे। आइस एज में है, चारों तरफ क्या, बर्फ ही बर्फ है। तो यहां भी कहानी कुछ ऐसी है कि मनुष्य बिल्कुल बिखरा हुआ है, यानी कि एक यहाँ पड़ा हुआ है, 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 एक यहाँ पड़ा हुआ है। मनुष्य के बीच कोई प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, कोई सामूहिकता का भाव आपको नजर नहीं आता है। और जब मनुष्य के बीच कोई प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, सामूहिकता का भाव आप नहीं जोड़ पाएंगे, तो क्या वो रिलेशंस को जानेगा? क्या वो अपनी फैमिली बना पाएगा? क्या वो अपने आप को सोशेबल बना पाएगा? एक शब्दावली और चारों तरफ तीर चला दो, क्या है, सामूहिकता। इसका इस्तेमाल करो
और मनुष्य के सामाजिक धरातल को बड़ी आसानी से आप लोग दिखा दो, कोई परेशानी का भाव आपको पैदा नहीं है ना। लिखो, देखिए पूरा पाषाण काल में मनुष्य के, पूरा पाषाण काल में मनुष्य के, पूरा पाषाण काल में मनुष्य के सामाजिक धरातल के आलोक में, पूरा पाषाण काल में मनुष्य के सामाजिक धरातल के आलोक में, पूरा पाषाण काल में मनुष्य के सामाजिक धरातल के आलोक में उसे जंगली, कोमा बर्बर, अंग्रेज भी हमको यही कहते थे, अंग्रेजी भी हमको यही कहते थे, जंगली, बर्बर, असामाजिक, जैसी शब्दावलियों के साथ जोड़ के देखा गया है। असामाजिक जैसी शब्दावलियों के साथ जोड़ के देखा गया है। असामाजिक जैसी शब्दावलियों के साथ जोड़कर देखा गया है। असामाजिक जैसी शब्दावलियों के साथ जोड़कर देखा गया है। असामाजिक जैसी शब्दावलियों के साथ जोड़ के देखा गया है। वह रिश्तों के महत्व को नहीं समझता, 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 कोमा परिवार 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 के महत्व को नहीं समझता। इन सब बातों के पीछे, इन सब बातों के पीछे एक मुख्य कारण यह रहा, इन सब बातों के पीछे एक मुख्य कारण यह रहा, इन सब बातों के पीछे एक मुख्य कारण यह रहा, इन सब बातों के पीछे एक मुख्य कारण यह रहा कि मानव के जीवन में, कि मानव के जीवन में सामूहिकता, कि मानव के जीवन में सामूहिकता, सामूहिकता, मानव के जीवन में सामूहिकता, कलेक्टिवनेस, मानव के जीवन में सामूहिकता का अभाव दिखाई पड़ा, अभाव दिखाई पड़ा। जिस कारण विचारों का आदान प्रदान रुका, 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 प्रतिफल, प्रतिफल, प्रतिफल मानव अपना सामाजिक विकास नहीं कर पाया, प्रतिफल मानव अपना सामाजिक विकास नहीं कर पाया, प्रतिफल मानव अपना सामाजिक विकास नहीं कर पाया, प्रतिफल मानव अपना सामाजिक विकास नहीं कर पाया। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मनुष्य कितना पागल है। भी एक छोटा सा उदाहरण देकर के आपको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां जब आपने उत्पादन की शैली के बारे में बातें की थी, तो उत्पादन की शैली के बारे में आप लोग बात कर रहे, तो आपने कहा कि भाई देखिए वो खाद्य उत्पादक नहीं बल्कि खाद्य संग्राहक है। तो खाद्य संग्राहक वाली बात निकली कहां से कि उसका मेन ऑक्यूपेशन क्या है, मुख्य व्यवसाय क्या है, शिकार करना है। अब देखो, अगर यहां पर हमने ये कहा था कि उसका मेन जो ऑक्यूपेशन है, उसका जो मुख्य व्यवसाय है वो शिकार करना है, यानी कि क्या करना है, हंटिंग करना है ना। अब जब कल की क्लास में आप लोग आएंगे तो आपको बड़ी मजेदार बातें यहां पढ़ने के लिए मिलेंगी।
क्योंकि कल की बात तो थोड़ी अलग तरीके से आपके सामने आने वाली है। लेकिन यहां मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा कि आप शिकार करते हैं तो शिकार करने का तो एक पैटर्न होता है, होगा नहीं होता है। अब देखिए, शिकार करेगा, हंटिंग करेगा, तो हंटिंग करेगा तो उसके पास उपकरण है, यानी कि उसके पास अपने क्या है, टूल्स हैं, उपकरण है। और ये उपकरण किसके द्वारा बनाए गए हैं? पत्थर यानी कि स्टोन के द्वारा क्या है, बनाए गए हैं। पत्थर यानी कि स्टोन के द्वारा बनाए गए हैं। लेकिन जब आप शिकार करने की बात करेंगे और पत्थर द्वारा आप अपने उपकरण बनाए जाने की बात कर रहे हैं, तो उपकरण पहली बात तो क्या आपके हल्के होने चाहिए, आपको फेंकना पड़ेगा ना, हल्के होनी चाहिए। दूसरी बात क्या कि आगे से काफी शार्प होनी चाहिए, नुकीली होनी चाहिए, है ना। लेकिन पूरा पाषाण काल में जब मनुष्य शिकार करता है तो ये बताया गया है कि वो शिकार के पीछे भागता है और पकड़ के उसको मारने की कोशिश में। तो जब आप क्लास में कल आएंगे तो आपको मध्य पाषाण काल के बारे में डिस्कशन करना होगा। और मध्य पाषाण काल में ये बताया गया है कि शिकार करने के क्रम में मनुष्य ने पहली बार मिसाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। और ये सवाल बनते हैं कि पाषाण काल में ऐसा कौन सा फेस आपको नजर आता है जब मनुष्य शिकार तो कर रहा है बट विद द हेल्प ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी, तो आप वो बात कहां जोड़ेंगे, मध्य पाषाण। लेकिन यहां नहीं जोड़ सकते, यहां इतने भद्दे रूप में अपने हैं कि उसके जो उपकरण है काफी भारी हैं, भद्दे रूप में मिलेंगे, बिल्कुल बिगड़े हुए हैं, है ना। और जब वो शिकार करने की बात करता है तो शिकार को दूर से हिट नहीं करता है बल्कि शिकार के पीछे भागता है। और जब शिकार के पीछे भागता है तो आप समझ पा रहे होंगे कितने भद्दे रूप में है। और ये भी आप समझ सकते हैं कि शिकार के पीछे भागना उस समय शायद इस नाते आसान रहा क्योंकि जानवरों का आकार काफी बड़ा होता था। और जानवर जब बड़े आकार में आपको मिलेगा तो उतना ही वो क्या है, स्लो गति से अपने आप को आगे बढ़ाता है। तो शायद मानव के लिए आसान रहा होगा कि अपने शिकार के पीछे भागना और फिर उसको हिट करना। कितने भद्दे रूप में। और ये मुझे लगता है कि जो सामाजिक धरातल मैंने आपके सामने रखा है उसके पीछे की जो बड़ी वजह मैंने आपको बताई कि कंप्लीट तो नहीं कह पाएंगे बट इतना कह सकते हैं कि एब्सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस, आपस में कोई जुड़ाव नहीं है, एक कहीं और पड़ा है, एक कहीं और पड़ा है और अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन ये जुड़ेगा और जब जुड़ेगा तभी फाइनली अपने आप को विकास के धरातल पर आगे बढ़ाएगा। हेडिंग बनाएंगे राजनीतिक धरातल। राजनीतिक धरातल, राजनीतिक धरातल, ठीक है जी, लिखिएगा। पूरा पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में मानव के जीवन के संदर्भ में, पूरा पाषाण काल में मानव के जीवन के संदर्भ में जब इस प्रकार की चर्चाएं सामने आई, जब इस प्रकार की चर्चाएं सामने आई, जब इस प्रकार की चर्चाएं सामने आई, जब इस प्रकार की चर्चाएं सामने आई कि वो परिवार के महत्व को नहीं समझ पाया, कि वो परिवार के महत्व को नहीं समझ पाया, कि वो परिवार के महत्व को नहीं समझ पाया, कि वो परिवार के महत्व को नहीं समझ पाया। अर्थात हम कह सकते हैं कि, अर्थात हम कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल में, अर्थात हम कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल में, अर्थात हम कह सकते हैं कि पूरा पाषाण काल में परिवार जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, परिवार जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, परिवार जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, जिस कारण गांव का विकास भी नहीं हो पाया, जिस कारण गांव का विकास भी नहीं हो पाया, जिस कारण गांव का विकास भी नहीं हो पाया। और ना ही कस्बों का और ना ही नगरों का विकास हो पाया, और ना ही कस्बों का
और ना ही नगरों का विकास हो पाया, और ना ही कस्बों का और ना ही नगरों का विकास हो पाया, और ना ही कस्बों का और ना ही नगरों का विकास हो पाया। निष्कर्ष यह कहता है कि निष्कर्ष यह कहता है कि निष्कर्ष यह कहता है कि मानव की ओर से ऐसी कोई इकाई स्थापित नहीं की गई। निष्कर्ष यह कहता है कि मानव की ओर से निष्कर्ष यह कहता है कि मानव की ओर से ऐसी कोई इकाई स्थापित नहीं की गई। निष्कर्ष यह कहता है कि मानव की ओर से ऐसी कोई इकाई स्थापित नहीं की गई। निष्कर्ष यह कहता है कि मानव की ओर से ऐसी कोई इकाई स्थापित नहीं की गई जिसको राजनीतिक तौर पर जिसको राजनीतिक तौर पर जिसको राजनीतिक तौर पर शासित किया जाना जरूरी होता जिसको राजनीतिक तौर पर शासित किया जाना जरूरी होता जिसको राजनीतिक तौर पर शासित किया जाना जरूरी होता जिसको राजनीतिक तौर पर शासित किया जाना जरूरी होता। उम्मीद करता हूं कि आपने अपने आप को समझा लिया होगा। परिवार नहीं है तो विलेज सोसाइटी भी नहीं है, विलेज सोसाइटी नहीं है, टाउन्स नहीं है, सिटीज नहीं है, और जब ऐसे इंस्टीट्यूशन आपके पास नहीं है तो आप शासन किस पर करोगे, है ना। तो वहां से जोड़ के मैंने बात आपको लिखा दी है। धार्मिक धरातल, धार्मिक धरातल लिखिएगा। इसका भी नब्ज आपको यहीं से पकड़ना पड़ेगा, सामाजिक धरातल के अंदर से ही। तो ये दो बिंदु हो सकता है कि मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं और ये तारीफ करने वाली बात नहीं है, हो सकता है कि शायद किताब में आपको ना मिले, हो सकता है, ठीक है। लेकिन एग्जामिनेशन में तो मजाक हो सकती है कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट कैसा रहा है या रिलीजियस एस्पेक्ट कैसा रहा है। मेरी आदत है, मैं इन चीजों को दिखाता रहता हूं। धार्मिक धरातल देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य का सांस्कृतिक विकास ना के बराबर रहा। और जब देखिए मैं ऐसे शब्दावली का प्रयोग करता हूं, ना के बराबर रहा, तो मैं बातों को संपूर्णता में लेकर नहीं जाता, क्योंकि बातों को संपूर्णता में लेकर के आप नहीं जा सकते, क्योंकि मामला पूरा पाषाण काल का है। और मामला पूरा पाषाण काल का, तो हम डिपेंड किस पर है, पुरातात्विक साक्ष्यों पर है। और कल हमने क्लास में सीखा था कि पुरातात्विक साक्ष्य क्या होते हैं, काफी टफ माने जाते हैं। मैं ये भी कह सकता था कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य का सांस्कृतिक विकास बिल्कुल भी नहीं है। मैंने क्या कहा, ना के बराबर है। ऐसा कहकर के मैंने एक संभावना व्यक्त कर दी है ना, जो संभावना जुड़ेगी आपके साथ, थोड़ी देर में जुड़ जाएगा या कल जोड़ देंगे, कोई बात नहीं। क्या है, ना के, क्या लिखा रहा था मैं, जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य का सांस्कृतिक विकास ना के बराबर रहा, मनुष्य का सांस्कृतिक विकास ना के बराबर रहा। अर्थात ना तो लिपि का विकास हो पाया और ना ही भाषा का। जुड़ गई बात। अर्थात ना तो लिपि का विकास हो पाया ना भाषा का। अर्थात ना तो लिपि का विकास हो पाया और ना ही भाषा का। अर्थात ना तो लिपि का विकास हो पाया और ना ही भाषा का। इस नाते पूरा पाषाण काल में मनुष्य के धार्मिक व्यवहार को समझना, मनुष्य के धार्मिक व्यवहार को समझना, मनुष्य के धार्मिक व्यवहार को समझना, मनुष्य के धार्मिक व्यवहार को समझना काफी कठिन हो जाता है, काफी कठिन हो जाता है, काफी कठिन हो जाता है, काफी कठिन हो जाता है।
पुरातात्विक विदों ने वर्तमान समय तक पुरातात्विक विदों ने वर्तमान समय तक अपनी जो भी गणनाएं की हैं, पुरातात्विक विदों ने वर्तमान समय तक अपनी जो भी गणनाएं की हैं, पुरातात्विक विदों ने वर्तमान समय तक अपनी जो भी गणनाएं की हैं, उनमें मंदिर जैसी व्यवस्था का कोई साक्ष्य भी नहीं मिला। उनमें मंदिर जैसी व्यवस्था का कोई साक्ष्य भी नहीं मिला। उनमें मंदिर जैसी व्यवस्था का कोई साक्ष्य भी नहीं मिला। ये मैंने दिखाया था आपको, इस स्ट्रक्चर पे आप लोग आइएगा कि ये मैंने अभी पढ़ाया था आपको कि पुरा पाषाण काल का जो वर्गीकरण है वो 3 तरीके से किया गया है। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और क्या आपका उच्च पुरा पाषाण काल। इसमें पहले मैंने आपको बताया था कि अगर पुरा पाषाण काल के अंदर आपसे पूछा जाता है कि मानव ने अपना सर्वाधिक समय कहाँ व्यतीत किया, निम्न पुरा पाषाण काल में, और सबसे कम समय कहाँ व्यतीत किया, उच्च पुरा पाषाण काल में। अब ये जो आपका उच्च पुरा पाषाण काल है, यहां से आपको अपनी कैलकुलेशन करनी स्टार्ट करनी, यहीं से जो इफेक्टिव कैलकुलेशन होंगी वो यहीं से हमारी होंगी, क्योंकि जो उच्च पुरा पाषाण काल है, उच्च पुरा पाषाण काल के संदर्भ में एक साइट आपको मिलता है। साइट का मतलब क्या होगा आपका, स्थल। आप साइट कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, साइट। और शायद आपको पता होगा इस साइट का नाम क्या आपका, भीमबेटका। पढ़ा होगा ना कभी आपने, भीमबेटका की गुफा कभी पढ़ा है? तो ये जो आपका भीमबेटका की गुफा है, अब ये कुछ अलग प्रकार की बातें करनी प्रारंभ कर देगी, है ना। तो हम लोग हेडिंग बना सकते हैं, एक हेडिंग बनाइए, उच्च पुरा पाषाण काल के संदर्भ में, उच्च पुरा पाषाण काल के संदर्भ में, उच्च पुरा पाषाण काल के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें, उच्च पुरा पाषाण काल के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें, उच्च पुरा पाषाण काल के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें, उच्च पुरा पाषाण काल के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें, है ना। हेडिंग बनाओ, भीमबेटका की गुफा। क्या क्या दिखाना है, भीमबेटका की गुफा क्या क्या दिखाना है, बनाते रहेंगे पाषाणकालीन स्थल, पाषाणकालीन स्थल, मध्य प्रदेश से प्राप्त, मध्य प्रदेश से प्राप्त विष्णु वाकांकर इसके खोजकर्ता, विष्णु वाकांकर इसके खोजकर्ता, विष्णु वाकांकर इसके खोजकर्ता। यही सवाल मैं आपको बता रहा था थोड़ी देर पहले, यूपी पीसीएस 2020। पाषाण काल से सबसे नया सवाल जो आपका है शायद यही है कि भीमबेटका की गुफा के खोजकर्ता कौन है, विष्णु वाकांकर। ठीक है, विष्णु वाकांकर। अब ये जो आपका भीमबेटका की गुफा है, जैसे आपने बिल्कुल थोड़ा बहुत जानकारी इसके बारे में ली होगी, यहां आपको दिखाना क्या होता है
चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं जी, बनाइए। चित्रकारी के साक्ष्य हैं, चित्रकारी के साक्ष्य, चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं, चित्रकारी के साक्ष्य। गुफा की दीवारों पर, गुफा की दीवारों, गुफा की दीवारों तथा छत पर, तथा छत पर चित्रकारी की गई, चित्रकारी की गई। इस चित्रकारी में, इस चित्रकारी में, इस चित्रकारी में लाल तथा काले रंग का प्रयोग किया गया, लाल तथा काले रंग का प्रयोग किया गया, लाल तथा काले रंग का प्रयोग किया गया, लाल तथा काले रंग का प्रयोग किया गया। इस चित्रकारी में, इस चित्रकारी में मानव ने अपने आप को, मानव ने अपने आप को, मानव ने अपने आप को शिकार करते हुए दर्शाया, मानव ने अपने आप को शिकार करते हुए दर्शाया, शिकार करते हुए दर्शाया, शिकार करते हुए दर्शाया, शिकार करते हुए दर्शाया। गुफा की दीवारों तथा छत पर चित्रकारी की गई है। इस चित्रकारी में लाल और काले रंग का प्रयोग किया गया है। इस चित्रकारी में मानव ने अपने आप को शिकार करते हुए दर्शाया है। पाषाण कालीन स्थल है, मध्य प्रदेश से खोजा गया है। विष्णु वाकांकर इसके खोजकर्ता हैं। और पाषाण काल में भी कहां जुड़ेगा? उच्च पुरा पाषाण काल। पाषाण काल में भी कहां जोड़ेंगे? पाषाण कालीन जो स्थल है उसमें भी कहां जोड़ेंगे? प्रॉपर कहां जोड़ के चलेंगे? उच्च पुरा पाषाण काल। उच्च पुरा पाषाण काल, उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है। अब ये बताओ कि यहाँ पे सवाल कई बार पूछा गया है कि ये जो भीमबेटका की गुफा में पेंटिंग के एविडेंस जो आपको मिले हैं, तो पेंटिंग हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन लाल और काले रंग का इस्तेमाल किया गया है। एक करेगा तो कि इसको आप रट लो कि कौन से कलर वहां पे क्या है, उस समय कौन से कलर्स क्या है यूज किए गए हैं। और रेड एंड ब्लैक कहां से आए होंगे? अरे कोयला तो फिर क्या होता है? ब्लैक होता है। रेड कहां से आया होगा? हाँ। नहीं, इस आंसर को मैं नेगलेक्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये स्टोन एज है। यहाँ पर आपकी जो पॉसिबिलिटी है उसको भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, कोई बात नहीं। और कोई आंसर? देखो मैंने तो खैर बचपन में ये काम बहुत किया है, आपने पता नहीं किया होगा या नहीं किया होगा। हमारे यहाँ गांव में क्या है कि एक पौधा उगता था और उस पौधे पर आप उसका फ्रूट उसको कह सकते हैं, फल कह सकते हैं, छोटे छोटे दाने उस पर लगते थे। तो हम उन दानों को तोड़ते थे, उनको निचोड़ते थे, एक कलर निकलता था। कई बार हमने उसका स्याही में भी इस्तेमाल किया, क्योंकि प्राइमरी पाठशाला में पढ़ते थे, तख्ती लेकर के जाना पड़ता था, उस पर लिखना पड़ता था, उसका हम स्याही में भी इस्तेमाल करते थे। जो आपने बताया वो भी एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे स्टेब्लिश की जा सकती है। लेकिन असल में क्या है कि जो उच्च पुरापाषाण काल है, उच्च पुरापाषाण काल में ये बताया गया है कि टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट हुआ है, तापमान बढ़ा है। तो मैं अभी जिक्र कर रहा था कि आइस एज है ये।
इससे पहले मनुष्य एक ऐसे एनवायरनमेंट में था, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। लेकिन ये बताया गया है कि हालांकि इसके जो एक्चुअल जो रिजल्ट उस समय निकले हैं वो मध्य पाषाण काल में जाकर के जुड़ेंगे। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, तो नई प्राकृतिक वनस्पतियां, नए प्रकार के जानवर यहाँ पे आए हैं। तो शायद मुझे लगता है कि हम अगर ऐसा कहें कि प्राकृतिक वनस्पति की ओर से ये जो हम लाल और काले रंग की बात कर रहे हैं, ये उस समय उपलब्ध हो गए हैं। लेकिन मैं आपकी बात को भी नेगलेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इस बात को कोई पुख्ता तौर पर नहीं कह सकता कि ये कलर कहां से निकाले गए होंगे। ठीक है, एक बात तो ये है। दूसरा, ये मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, अब इसको नए तरीके से डिस्कस करते हैं। आओ, मैंने मान लीजिए बनाया आपके सामने भीमबेटका केव। दोबारा बनाइए हेडिंग बीच में, भीमबेटका केव, भीमबेटका की गुफा। अब थोड़ी सी ड्राफ्टिंग में इंग्लिश में करना चाहूंगा, क्योंकि इसमें हिंदी की फीलिंग नहीं आएगी। मुझे जो आपको देना है वो क्या है? भीमबेटका केव। भीमबेटका केव के बारे में ये भी आप हमेशा याद रखेंगे। चलो मैं लिख दूंगा थोड़ा सा। ये पता क्या है? ये है फैक्ट्री कम रेजिडेंस साइट। बहुत अच्छी बात है ये। क्या है ये? मानव का पहला आवास, मानव का पहला आवास, कारखाने का साक्ष्य, कारखाने का साक्ष्य। बनाते रहो। हिंदी में आप इसको ऐसे कहेंगे, ये भीमबेटका की गुफा मानव का पहला आवास भी बनी है, और कारखाना मतलब मैं भी बता दूंगा आपको, और भीमबेटका केव फैक्ट्री कम आपका रेजिडेंस साइट हो गया। हाँ, फर्स्ट यूज ऑफ फायर, आग का पहला प्रयोग मेरे हिसाब से तो यही है। हालांकि पूरे पुरापाषाण काल में दिखाया जाता है, लेकिन मैंने जो चीजों को समझा है वो तो यही है। उसकी वजह भी मैं आपको बता दूंगा। फर्स्ट यूज ऑफ फायर, आग का पहला प्रयोग। अभी कल इस पे अलग से बात करूंगा मैं, क्योंकि इसकी लैंग्वेजेस मुझे आपको देनी पड़ेंगी। 3 चीजें यहां से आप ध्यान में रखेंगे। मानव का पहला आवास बना है, कारखाने का साक्ष्य यहां से मिलेगा, इसको कंबाइंड फॉर्म में आप क्या कहते हैं? फैक्ट्री कम रेजिडेंस साइट। क्या कहते हैं? फैक्ट्री कम रेजिडेंस साइट। आग का पहला प्रयोग भी है। अब बातों को समझ लो। अब ये भी हम जो ये बातें कर रहे थे कि पुरापाषाण काल में जो मनुष्य है दरअसल आइस एज में है ना, ये बात आप समझ में आ रही होगी। लेकिन अब इसमें आपको क्या कहना पड़ेगा कि जो आपका अपर पैलियोलिथिक एज है, यानी कि जो आपका हिंदी में उच्च पुरापाषाण काल है, वहां टेम्परेचर में वृद्धि हो गई है, तापमान में वृद्धि होगी। बात को समझो। और जब तापमान में वृद्धि हुआ तो हमने कहा कि न्यू फ्लोरा एंड फोना, यानी कि प्राकृतिक जो आपके वनस्पतियां हैं, जानवर वगैरह हैं, ये सब उस समय आए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हम ये भी समझ सकते हैं कि ये जो दौर रहा होगा उस समय, जो एक पॉसिबिलिटी बढ़िया वाली यहाँ पे जनरेट की जा सकती है कि मानव को एक बड़ी मात्रा में बारिश का सामना करना पड़ा। मैं इसको ऐसे लेके चलता हूं, और आप मेरे ऊपर कोई डाउट नहीं करेंगे। आप मेरी बातों से अपने आप को जागरूक करेंगे, और अगर आपको लगता है कि आप किसी और डायरेक्शन में मूव ऑन कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। लेकिन पहले क्लास को समझ लें, जोड़ लें, फिर किताबें भी पढ़ लें, और तब लास्ट में जाकर के निष्कर्ष निकालें कि आपको कैसा व्यवहार करना है। मुझे ऐसा लगता है कि तापमान में जो वृद्धि है, क्योंकि ज्योग्राफी तो आपने पढ़ी होगी ना, बारिश लेकर के आएगी। अब हुआ क्या? हुआ ये कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं कि भीमबेटका की गुफा में आपको क्या मिले? फर्स्ट ट्रेसिस ऑफ
कलेक्टिवनेस। फर्स्ट ट्रेसेस ऑफ कलेक्टिवनेस यानी कि सामूहिकता। सामूहिकता का पहला भाव, हिंदी में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, आपको यहीं पर दिखाई देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मनुष्य ने बारिश का सामना किया होगा तो इससे पहले हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, मनुष्य दाएं बाएं फैला हुआ है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। लेकिन बारिश से अपने आप को बचाने के लिए मनुष्य ने मूव किया, और ये जो मूवमेंट उस समय हुआ, ये मानव एक अच्छी संख्या में बताया गया है, ये भीमबेटका की गुफा में आकर के ठहरा। बारिश से बचाना चाहता अपने आप को। क्या कहा मैंने? बारिश से बचाना चाहता है। अब ये किताबें जो हल्के में लिख के छोड़ देती हैं कि पुरा पाषाण काल में मनुष्य के पास आग का ज्ञान है, बताएगा कौन? भाई, किसी विषय वस्तु का ज्ञान होना अलग बात होती है, उसका प्रयोग करना अलग बात होती है, उसका व्यवस्थित प्रयोग करना अलग बात होती है, और उसका व्यापक प्रयोग करना अलग बात होती है। तो मैं इस बात को मानता हूं कि पुरा पाषाण काल में मनुष्य के पास आग का कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब उसने बारिश से अपने आप को बचाने के लिए मूव ऑन किया है एक गुफा की तरफ, और दैट इज कॉल्ड भीमबेटका केव। अब इसके अंदर आकर के बैठ गया, है ना। एक पहली बार उसने एक नया हम कह सकते हैं कि इन्वायरमेंटल कंडीशन देखी है। अब उसने अपने आप को ठंड वगैरह लग रही होगी, क्योंकि आप जैसे कपड़े तो उस समय थे नहीं मनुष्य के पास, है ना। तो उसने आग जलाई, बात को समझो। और आग जला करके, सुन दो, अब आग जला करके वो क्या है, उस आग के चारों तरफ बैठ गया। तो आग जला करके उस आग के चारों तरफ जो बैठा, दैट इज कॉल्ड कलेक्टिवनेस, सामूहिकता आ गई। पहली बार मिल रहा है जीव, पहली बार मिल रहा है ना। और जब आग का प्रयोग हम यहाँ पे लेके चले भीमबेटका की गुफा में, सामूहिकता भी हमने दिखा दी, चलो कोई बात नहीं है। अब आग का प्रयोग भी कर लिया, सामूहिकता भी जोड़ दी, और ठंड से अपने आप को बचा भी लिया। अब बाकी क्या करेगा? जैसा हमेशा कहता हूं, ना तो उसको ग्रुप सी की तैयारी करनी है, ना उसको यूपीएससी देना है, और ना ही उसको कोई स्टेट पीसीएस देना। क्या करेगा? जो जानता है पेंटिंग, जो जानता है पेंटिंग, पेंटिंग की उसने। और पेंटिंग जैसा भी मैं लिखा रहा था आपको कि गुफा की दीवारों पर की गई है, छत पर की गई है, और उस पेंटिंग में वो वैसे ही अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है जैसा उसका व्यवहार है। अपने आप को शिकार करते हुए दिखाया है, और जानवर को बड़े आकार में दिखाता है। ये जानवर जो है मेरे सामने क्या है, अभी बड़े आकार में, ठीक है। इस तरीके से पेंटिंग उसके साथ जुड़ी है। तो ये दो तीन बातें और एक्स्ट्रा यहाँ पे आप याद करके चलेंगे कि मानव का पहला आवास कैसे बना। और जब गुफा में रहा तो टूल्स तो बनाने का काम था उसका, टूल्स तो बना रहा था। पहले क्या था, इंडिविजुअली बना रहा था। अब गुफा में लोग मिले हैं, टूल्स बने हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ढेर के साक्ष्य मिले हैं, और जिस ढेर के बारे में कहा गया कि शायद यहाँ पर टूल्स बनाए गए होंगे, है ना, तो उसी को मैंने कहा था कि फैक्ट्री कम रेजिडेंस साइट। ठीक है, तो इतना आज देख लेते हैं, बाकी कल स्टोन एज आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा।